पादप रोग की परिभाषा और उनके कारक। डेफिनेशन ऑफ प्लांट डिजीज। अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी और ब्रिटिश माइकोलॉजी सोसाइटी के अनुसार, यानी अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजी और ब्रिटिश माइकोलॉजी सोसाइटी है, उसके अनुसार कुछ परिभाषाएं दी गई है पैथोलॉजी की। रोग एक कुक्रियात्मक या हानिकारक प्रक्रम है जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने के वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं। यानी जो रोग या डिजीज है ना, वो एक ऐसी समस्या है या ऐसी हानि है जो निरंतर उत्तेजना यानी एक तीव्रता के साथ उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे को तो रोग होता ही है, यानी पीड़ा होती है, लेकिन उसके लक्षण भी उत्पन्न होते हैं और दिखाई देते हैं। साधारण भाषा में पादप रोग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। पौधों की स्वस्थ अवस्था से भिन्न अवस्था को रोग कहा जाता है। यानी एक पौधा होता है स्वस्थ अवस्था से, उसमें कोई चेंज आते हैं यानी भिन्न अवस्था दिखाई देती है, उसे रोग कहा जाता है। जिसमें पौधे की सामान्य रचना या जैविक क्रिया या इन दोनों में से किसी प्रकार की असामान्यता आ जाती है। यानी जिसके कारण पौधे की सामान्य रचना या उसकी जैविक क्रिया या दोनों में किसी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, या असामान्यता रोग के लक्षण के रूप में दिखाई पड़ती है। पादप रोग जनकों के 3 प्रकार है, यानी जो 3 काइंड्स ऑफ प्लांट पैथोजेंस, उनके प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। जिन कारणों से पौधों में रोग उत्पन्न होता है, यानी कई कारण होते हैं पौधों में रोग उत्पन्न होने के, उनमें से कुछ कारण निम्न प्रकार के हैं। उन्हें रोग कारक या रोगजनक प्लांट पैथोजेंस कहते हैं। यानी जिन कारणों से पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हीं कारणों को रोग कारक या रोगजनक कहा जाता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक 3 प्रकार के हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनमें रोग उत्पन्न करने वाले कारक कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। उसमें से पहला है जैविक कारक, दूसरा है अजैविक कारक और तीसरा है मध्य जैविक कारक। जिसमें से पहला है जैविक कारक। ये वे रोगजनक होते हैं जो जीवित स्वभाव के होते हैं, यानी इनकी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? जीवित प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत जो जैविक प्रकार के होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? कवक आती है, बैक्टीरिया आता है, विषाणु आता है और सूत्रकृमि, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा आदि आते हैं। ये सभी वनस्पति श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें जीवीय या जैविक रोगजनक या जैविक कारक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है अजैविक कारक, एबायोटिक पैथोजन। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले अनेक रोगजनक, यानी कि जो पौधे होते हैं उसमें रोग उत्पन्न करने वाले अनेक रोगजनक जो जीवित स्वभाव के न होकर निर्जीव स्वभाव के होते हैं। यानी अजैविक कारक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? निर्जीव स्वभाव के होते हैं, यानी वो जीवित प्रकार के न होकर निर्जीव स्वभाव के रोग कारकों की अजीवीय रोगजनक या अजैविक रोग कारक कहा जाता है। यानी जो निर्जीव स्वभाव के रोग कारक होते हैं उनको अजीवीय रोगजनक या अजैविक रोग कारक कहा जाता है। ये उच्च तापमान या निम्न तापमान, किसी एक या अनेक पोषक तत्वों की अधिकता या न्यूनता आदि से पौधों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि इनमें यह कैपेसिटी पाई जाती है, ये उच्च तापमान यानी ज़्यादा तापमान पर और निम्न तापमान या पोषक तत्व मिले या न मिले, दोनों ही कंडीशन में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इन रोग कारकों को अजीवीय रोगजनक या अजैविक रोगजनक या रोग कारक कहा जाता है। यानी इस वर्ग के जो रोग कारक आते हैं उनको अजैविक रोग कारक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है मध्यजीवीय कारक या रूपताएं, मिजोबायोटिक पैथोजन। और यानी तीसरे प्रकार का जो वर्ग है वो मध्यजीवीय प्रकार का होता है या मिजोबायोटिक प्रकार का होता है। इस वर्ग में विषाणु पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं तथा अनेक पादप रोग विज्ञानी विषाणुओं और वायरॉइड्स आदि को मध्यजीवीय रोगजनक की श्रेणी में रखते हैं। यानी जो मध्यजीवीय रोग कारक होते हैं वो विषाणु वर्ग के रोग कारक होते हैं।
इनको रोग वैज्ञानिक विषाणुओं या वायरॉइड्स आदि को इस वर्ग में रखते हैं, क्योंकि ऐसे रोगजनकों में अनेक गुण जीवित होते हैं, अनेक गुण निर्जीवित प्रकार के भी होते हैं। रोग कारकों के विभिन्न प्रकार हैं, यानी जो रोग कारक हैं उनके विभिन्न प्रकार हैं। उसमें से 3 प्रकार हैं। जो 3 प्रकार हैं अब उनमें फुल डिटेल में अपने बात करते हैं। जो पहला है बायोटिक। बायोटिक में कौन कौन से आते हैं उसमें से अपने बात की थी फंजाई, यानी जो जीवित प्रकृति के होते हैं उसमें से फंजाई। कवक, फफूंद, इसको 3 नामों से जानते हैं, फंजाई, फफूंद या कवक के नाम से। कवक या फफूंदी वनस्पति होती है, लेकिन इनमें अन्य वनस्पतियों की तरह पत्तियां, तना, जड़ का अभाव पाया जाता है। यानी जो कवक होती है वो वनस्पति ही होती है, लेकिन इसमें वनस्पति की तरह लीफ, स्टेम और रूट्स का अभाव पाया जाता है। कवक पर्ण हरित रहित केंद्रक युक्त, यानी इसमें हरापन नहीं पाया जाता। केंद्रक युक्त यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होती है, रचना वाली वनस्पति होती है, यानी या तो एक कोशिकीय होती है या बहुत सारी कोशिकाओं वाली वनस्पति होती है। कवक जाल मृदा वायु में सर्वत्र पाई जाती है, यानी जो इसकी कवक होती है और उसकी एक जाल बनती है कवक जाल, वह मृदा और वायु में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, यानी फ्री रूप में पाई जाती है। कोई भी वनस्पति, कोई भी वस्तु जो अपघटित हो सकती है कवकों के उगने के लिए उपयुक्त होती है। यानी जितनी भी वनस्पति है जिसमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, जो आसानी से अपघटित हो सकती है, वह कवकों के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वो उसका भोजन होती है। कवक सभी प्रकार के स्थानों पर पाई जाती है। जो कवक होती है वो स्वतंत्र रूप में रहती है, मृदा और वायु में यह सभी स्थानों पर मौजूद रहती है। जलीय आवास में भी रहती है, मैदानों पर भी रहती है और सड़े गले पौधों पर भी पाई जाती है। जंतुओं के ऊपर बहुत मात्रा में पाई जाती है। स्थलीय कवक जो जमीन पर रहती है, जो स्थलीय कवक होती है वो जमीन पर बढ़ती और पनपती है, बढ़ती और फैलती है। और जो स्थलीय कवक होती है वो अनेक रोग भी उत्पन्न करती है, जैसे रस्ट, स्मट, मर्दूरों मिल, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट्स, मलानी और लीफ स्पॉट, डंपिंग ऑफ आदि डिजीज उत्पन्न करती है। यानी जो कवक होती है वो पौधों में रोग भी उत्पन्न करती है, जिसमें से प्रमुख रोग है किट यानी रस्ट डिजीज, कंड यानी स्मट डिजीज, मर्दूरोमिल डाउनी मिल्ड्यू, चूर्णी आसिल पाउडरी मिल्ड्यू, अंगमारी ब्लाइट्स, मलानी और लीफ स्पॉट पर्णचित्ती, आर्द्र गलन यानी विल्टिंग इत्यादि डिजीज फसलों में उत्पन्न करती है। ये सारी डिजीज कवक के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। 2 नंबर है जो बायोटिक में आता है, यानी जैवीय प्रक्रम में आता है, वो दूसरा पॉइंट है जीवाणु या बैक्टीरिया। जो जीवाणु होते हैं ये एक कोशिकीय दृढ़ भित्ति युक्त बने होते हैं और सूक्ष्म जीव प्रकृति के होते हैं और वनस्पति होती है। कवकों की भांति क्लोरोफिल का अभाव पाया जाता है। जीवाणुओं की कोशिकाओं में कवकों से भिन्न निश्चित सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है। यानी कवकों में एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जीवाणुओं में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु शलाकार प्रक्रिया वाले होते हैं, यानी जो रोगजनक यानी जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं वो शलाकार प्रकृति के जीवाणु होते हैं। यह एक या अधिक कसाबिकाओं युक्त होते हैं, यानी इनमें एक कसाबिका हो सकती है या बहुत सारी कसाबिकाएं हो सकती हैं। ये गतिशील होते हैं। जीवाणु का प्राकृतिक स्वभाव तापरागी यानी तापमान के अनुसार ही जीवाणुओं की क्रिया में बढ़ोतरी या कमी पाई जाती है।
थर्मोफिलिक होते हैं। इसीलिए उष्ण और गर्म क्षेत्रों में ये अधिक विनाशकारी सिद्ध होते हैं। यानी जहाँ पर तापमान उष्ण और गर्म क्षेत्र अधिक होते हैं वहाँ पर जीवाणु की मात्रा भी अधिक होती है और यहाँ पर रोग भी अधिक फैलाया जाता है। जीवाणुओं में जो बहुगुणन है यानी इनमें जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो द्विविभाजन बाइनरी फ्यूजन द्वारा होती है। जीवाणु पौधों में अंगमारी डिजीज, मृदु विगलन, कैंकर और पर्णचित्ती, ग्लूम और पिट्टिकाओं जैसे लक्षण उत्पन्न करते हैं। यानी जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा भी पौधों में रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि पौधों में अंगमारी डिजीज, मृदु विगलन रोग, कैंकर डिजीज और पर्णचित्ती डिजीज और ग्लूम इत्यादि डिजीज होती है। इनको जीवाणुओं द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जीवाणु है वो शलाकार जीवाणु होता है जो रोग उत्पन्न करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कीट, इंसेक्ट। यानी जो इंसेक्ट होते हैं वो पौधों की लीफ को काटकर उनमें छेद कर देते हैं और बहुत हानि पहुंचाते हैं। अधिकतर विषाणु और जीवाणु रोग इन्हीं काटे हुए स्थानों से प्रवेश करते हैं यानी फैलते हैं, परंतु कई कीट रोगजनक भी उत्पन्न करते हैं। यानी कुछ कीट हैं जो रोग भी पैदा करते हैं, जैसे आलू का फुदका डिजीज या फुदका रोग, अनानास का चूर्णी मलानी और वृक्षों की पिट्टिकाएं आदि रोग कीटों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये डिजीज हैं जो कीटों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा रोग उत्पन्न करने वाले कीट जो मुख्य हैं वो है माइट्स, लेसबग, वेबवर्म, घुन, काष्ठभेदन कीट, एफिड, शलक कीट और थ्रिप्स। ये जो कीट हैं ये सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न करते हैं। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। चौथा जो पॉइंट है जैविकीय प्रक्रम में वो है परजीवी रोगजनक या पुष्पीय पौधे, जैसे कि अमरबेल, बांदा, औरोबंकी और स्ट्राइगा। ये जो चार मुख्य टॉपिक हैं, अमरबेल, बांदा, औरोबंकी और स्ट्राइगा, ये पुष्प युक्त परजीवी पौधे हैं। यानी इनमें पुष्प भी आते हैं और ये दूसरे पौधों पर जीवन यापन कर भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन लेने के बाद उस पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। ये अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, उन पर रोग उत्पन्न करते हैं और बहुत हानि पहुंचाते हैं। ये परजीवी जातियां कहलाती हैं। ये फल वृक्षों, आम, अमरूद, बेर आदि में तथा फसलों में जैसे गन्ना, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान, बरसीम, चकुंदर, गाजर, मूली आदि में तनों एवं जड़ों पर परजीवी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये सारे के सारे चारों दूसरे पौधों पर परजीवी रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं और पौधों को कमजोर कर देते हैं। अमरबेल पूर्ण तना परजीवी है। यानी जो अमरबेल होती है यह येलो कलर की होती है और इसमें पुष्प भी आते हैं। ये अमरबेल पूर्ण तना परजीवी है। जो बांदा है वो अर्ध तना परजीवी है। जो औरोबंकी है वो पूर्ण मूल परजीवी है। जो स्ट्राइगा है वो अर्ध जड़ परजीवी है। इन चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये चारों के चारों एक एक नंबर में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये परजीवी रूप में रहते हैं। ये सभी पुष्पीय परजीवी परपोषी को बहुत हानि पहुंचाते हैं। यानी जो मुख्य पौधा है उस पर अगर यह पनप जाए तो यह मुख्य पौधे को नष्ट कर देते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सूत्रकृमि यानी नेमेटोड्स, ये धागे जैसी संरचना होती है। सूत्रकृमि यह अति सूक्ष्म बहुकोशिकीय खंड रहित द्विपार्श्विक सुडोल जंतु होता है। यह मृदा की नम और गीली सतहों पर व ताजे और समुद्री जल में पौधों और जंतुओं के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यानी जो सूत्रकृमि होता है यह बिल्कुल ही अति सूक्ष्म बहुत सारी कोशिकाओं युक्त या बहुकोशिकीय
खंड रहित, यानी इसमें खंड नहीं पाए जाते हैं। जिस प्रकार केंचुए में खंड पाए जाते हैं, इस प्रकार इसमें खंड नहीं पाए जाते। द्विपार्श्वीय सुडोल जंतु होता है, यानी पूर्ण जंतु होता है। मृदा की नम और गीली, यानी जहाँ पर मृदा में नमी होगी और गीली सतह होगी वहाँ पर यह मुख्यतः पाया जाता है। ताजे और समुद्री जल में भी पाया जाता है। पौधों और जंतुओं के भीतर, यानी जो पौधे होते हैं उसके और जंतु के भीतर भागों में रहता है। सूत्रकृमि के जो प्रौढ़ नर होते हैं का आकार बेलनाकार होता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है जो सूत्रकृमि होता है उसका जो नर होता है वो किस आकार का होता है, यानी कि वो बेलनाकार होता है। और मादा कैसी होती है, वो थैलीनुमा होती है, यानी नाशपाती के आकार की होती है, या अंडाकार होती है जो फूली हुई होती है। सूत्रकृमि की अनेक प्रजातियां पौधों पर परजीवी रूप में रहती है, यानी जो सूत्रकृमि होते हैं उनकी अनेक सारी जातियां हैं जो पौधों में परजीवी रूप में रहती है और पौधों के भीतरी भागों या सतह पर भोजन ग्रहण करती है। वह एंजाइम्स और टॉक्सिन पैदा करती है, यानी जो सूत्रकृमि होता है ये पौधों के भीतर भागों से भोजन ग्रहण करता है और उसमें कुछ टॉक्सिन छोड़ देता है। जो सूत्रकृमि होता है उसके द्वारा कुछ रोग भी उत्पन्न किए जाते हैं पौधों में, जैसे गेहूं का गेगल रोग, टमाटर और सब्जियों का मूल ग्रंथि रोग, यानी रूट नॉट ऑफ डिजीज। ये रोग है जो सूत्रकृमि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर शैवाल या 6 नंबर पॉइंट शैवाल एल्गी। जो एल्गी होती है यह क्लोरोफिल युक्त वनस्पति होती है, यानी इसमें हरा रंग पाया जाता है, बिल्कुल एक पादप के समान दिखाई देती है, जिन्हें एल्गी कहा जाता है। शैवाल द्वारा पौधों में अनेक रोग उत्पन्न किए जाते हैं, यानी जो एल्गी होती है वो भी पौधों पर रोग उत्पन्न करती हैं, जैसे कि सेफ्यूलरस की 2 प्रजातियां, यानी जो सेफ्यूलरस वर्ग होता है एल्गी का उसकी 2 प्रजातियां हैं। एक तो है सेफ्यूलरस माइकोइडी। यह रोग जो सेफ्यूलरस माइकोइडी है यह चाय और आम में लाल रस्ट डिजीज, यानी जो लाल रस्ट डिजीज है उसको उत्पन्न करती है सेफ्यूलरस माइकोइडी। क्वेश्चन आता है चाय में और आम में लाल रस्ट डिजीज कौन सी शैवाल उत्पन्न करती है, तो सेफ्यूलोरस माइकोइडी। नंबर 2, जो सेफ्यूलोरस वायरेसेंस नामक जो एल्गी है उसके द्वारा भी रोग उत्पन्न किया जाता है। यह रोग अमरूद और पपीते में शैवाल पर्णचित्ती या फलचित्ती रोग उत्पन्न करती है। क्वेश्चन आता है अमरूद में पर्णचित्ती या फलचित्ती रोग कौन सी एल्गी द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो सेफ्यूलोरस वायरेसेंस। या पपीते में शैवाल पर्णचित्ती रोग किस शैवाल द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो सेफ्यूलोरस वायरेसेंस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नंबर 7, फाइटोप्लाज्मा या स्पाइरोप्लाज्मा या रिकेट्सिया संदर्शीय बैक्टीरिया। यानी कि जो 7वां पॉइंट है उसमें फाइटोप्लाज्मा या स्पाइरोप्लाज्मा या रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले माइकोप्लाज्मा संदर्शीय रचना को फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। यानी जो कई ऐसे रोग भी हैं जो पौधों में बिल्कुल ही सूक्ष्म होते हैं, यानी जो जीवाणु होते हैं वो बिल्कुल ही सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनको माइकोप्लाज्मा श्रेणी में रखा गया है और माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा श्रेणी में रखा गया है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले माइकोप्लाज्मा संदर्शीय रचना को फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। फाइटोप्लाज्मा द्वारा कुर्ची सम रोग या पीत रोग येलो डिजीज उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार स्पाइरोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा से कुछ भिन्न होता है, यानी जो स्पाइरोप्लाज्मा होता है वो फाइटोप्लाज्मा से कुछ भिन्न होता है, जो मक्का में कुंठ रोग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन आता है मक्का में कुंठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो आंसर होता है फाइटोप्लाज्मा या स्पाइरोप्लाज्मा। इसी प्रकार रिकेट्सिया संदर्शीय जीवाणु को नींबू अंगमारी रोग के कारक के रूप में जाना जाता है। यानी क्वेश्चन आता है नींबू अंगमारी डिजीज किसके द्वारा होता है, रिकेट्सिया संदर्शीय बैक्टीरिया द्वारा होता है। नंबर 8 पॉइंट अपना वो है प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ भी पौधों में रोग उत्पन्न करती है। जो 8वां प्रकार है अपना वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होते हैं वो सामान्यतः एकल कोशिका, यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एकल कोशिका युक्त होते हैं, गतिशील होते हैं और सूक्ष्मदर्शी में देखने पर केंद्र युक्त जीव दिखाई देते हैं। ये अकेले या कॉलोनी में रहते हैं, यानी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अकेले भी रह सकते हैं और एक कॉलोनी में भी रह सकते हैं। सहजीवी या मुक्तजीवी या परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, यानी जो प्रोटोजोआ होते हैं ये सहजीवी रूप में भी रह सकते हैं किसी के साथ, या मुक्तजीवी में भी रह सकते हैं, या किसी के ऊपर परजीवी रूप में भी रह सकते हैं। प्रोटोजोआ में गतिशीलता कशाबिकों या सीलिया द्वारा होती है, यानी जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें जो गति होती है वो एक कशाबिका या फ्लैजिला द्वारा होती है या सीलिया द्वारा होती है, यानी इसके पैर्स पाए जाते हैं, यानी कौन से होते हैं वो कशाबिका युक्त होते हैं। कोशिकाओं के संचलन लोकोमेशन के द्वारा होता है, यानी जो कोशिकाएं होती है उसमें जो संचलन की क्रिया होती है वो क्रिया लोकोमेशन के द्वारा होती है। कशाबी प्रोटोजोआ, जो कशाबिका युक्त प्रोटोजोआ होते हैं वो ही डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं जो कशाबिका युक्त प्रोटोजोआ हैं? वो हैं कौन से डिजीज उत्पन्न करते हैं? कॉफ़ी का फ्लोएम नेक्रोसिस। जो कॉफ़ी में फ्लोएम नेक्रोसिस डिजीज होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और कौन सा होता है वो कशाबिका युक्त प्रोटोजोआ होता है। नारियल वृक्ष का हार्ट विकलन रोग, यानी हार्ट रोट डिजीज है, वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? क्वेश्चन आता है, तो वो होता है प्रोटोजोआ द्वारा। जो नारियल का सहसा मलानी रोग सुडन विल्ट डिजीज है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन आता है, तो वो होता है प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है अजैविक रोगजनक। जो पहला था वो था जैविक बायोटिक, दूसरा है अजैविक एबायोटिक रोगजनक या निर्जीव कारक। इसमें निर्जीव कारक ही पाए जाते हैं, यानी ये बिल्कुल जीवित प्रकृति के नहीं होते, निर्जीव प्रकृति के होते हैं, लेकिन फिर भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि जो पहला पॉइंट है वो है विषैले वायु प्रदूषक, यानी जो वायु के अंदर प्रदूषण होता है वो भी डिजीज उत्पन्न करता है, यानी रोग उत्पन्न करता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। वायुमंडल में उपस्थित विषैले वायु प्रदूषक पौधों की सतहों पर अवशोषित होते रहते हैं और पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। जैसे कि ब्लैक टिप डिजीज। जो ब्लैक टिप डिजीज है वो अजैविक रोग कारक है, एबायोटिक डिजीज है। वो विषैले प्रदूषक SO2 और CO2 गैस के कारण होता है, यानी वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपस्थित रहती है और ये पौधों की भोजन क्रिया यानी अवशोषण की क्रिया के द्वारा सतह पर चिपक जाती है और धीरे धीरे फलों में चली जाती है और रोग उत्पन्न कर देती है या पौधे को नष्ट कर देती है। नंबर 2, मृदा के विषैले पदार्थ। मृदा के अंदर भी कुछ विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, वो भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मृदा में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों में एल्यूमिनियम के धात्विक आयन और संचयन से जल में उपस्थित कुछ लवणों की अधिकता और पौधों द्वारा अवशोषण के कारण पौधों में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो मृदा होती है सोइल, उसके अंदर एल्यूमिनियम तत्व, धात्विक आयन पाए जाते हैं। जब सिंचाई की जाती है, यानी मृदा जल से सिंचाई की जाती है, यानी भूमि जल से जब सिंचाई की जाती है, ये तत्व मृदा की सतह पर आ जाते हैं और पौधों के अवशोषण क्रिया द्वारा पौधे को कमज़ोर कर देते हैं, यानी कि इस साल्ट की मात्रा पौधे में बढ़ जाती है और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 3, विषैली वर्षा या बर्फ, यानी विषैली जो वर्षा होती है वो वायु प्रदूषण के कारण ही होती है। इसके अंतर्गत जो महानगरों के रो लवणों की फुहार, यानी जब महानगरों से धुएं निकलते हैं या जब प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो जाता है और वहाँ पर एक लेयर बन जाती है। जब वर्षा की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरती हैं तो उनके साथ साथ वो प्रदूषित तत्व भी पौधों पर गिर जाते हैं, जिससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। या दहन, उद्योगों में कूड़ा करकट प्रबंधन की प्रक्रिया से निकलने वाले खनिज लवण
दूसरे विषैले पदार्थ आते हैं। ये पदार्थ भी प्रदूषण के दुष्प्रभाव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो उससे जो प्रदूषण होता है, जब भोजन बनाता है पौधा तो वो प्रदूषण भी उसकी सतह पर चिपक जाता है और उसकी अवशोषण क्रिया अवरुद्ध हो जाती है और जिसके कारण पौधों की मृत्यु हो जाती है, या वो विषैले तत्व वातावरण में चले जाते हैं और वर्षा के द्वारा पृथ्वी सतह पर आ जाते हैं और अनेक नए रोगों को जन्म देते हैं। जो पोषक तत्वों में असंतुलन, यानी जब पोषक तत्व असंतुलित होंगे तब भी पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पौधों की मृत्यु हो जाती है या फल नहीं बनते हैं। पौधों में उर्वरक के अधिक प्रयोग से, यानी जब उर्वरक की मात्रा ज़्यादा दे दी जाएगी, जैसे कि यूरिया का अधिक प्रयोग करने से पौधों की बढ़वार तो अधिक होगी लेकिन फल कम बनेंगे। कंपोस्ट खाद की न्यूनता से, यानी जब कंपोस्ट खाद को बिल्कुल ही कम देंगे तब भी पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। कभी कभी पौधों द्वारा पोषक तत्वों की प्राप्ति में असंतुलन पैदा होने से भी अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जब पोषक तत्व हैं, जो पौधों को 17 एलिमेंट्स चाहिए, अगर वो प्रॉपर रूप से नहीं मिलते हैं तो उसकी कमी से भी डिजीज़ उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फूल गोभी में ब्राउनिंग डिजीज़ हो जाती है बोरॉन तत्व के कारण। नंबर 5, तापमान की अधिकता और न्यूनता, यानी वातावरण में अगर तापमान ज़्यादा होगा या कम होगा उससे भी पौधों में हानि होती है, यानी उससे भी पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि तापमान की अधिकता और न्यूनता दोनों ही फसलों को हानि पहुंचाते हैं। अगर तापमान ज़्यादा होगा तब भी और तापमान कम होगा तो भी पौधों को हानि पहुंचाता है। जैसे कि टमाटर का स्कल्ड डिजीज़, अधिक तापमान के कारण यह रोग हो जाता है। यानी जब तापमान ज़्यादा होगा तो पौधे के जो फल बनते हैं, फल में एक साइड बिल्कुल वाइट लेयर बन जाती है फल में, टमाटर के फल में, और वो बिल्कुल वहाँ से थोड़ा सा मोटाई में ज़्यादा हो जाता है और वाइट कलर का हो जाता है। तो यह अधिक तापमान के कारण होता है। पाले के प्रभाव से, यानी अधिक सर्दी के कारण भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आलू, अरहर, मटर आदि में फल की मात्रा है वो कम बनती है, यानी जो आलू में कंद बनते हैं वो 17 से 19 डिग्री तापमान पर ही बन पाते हैं। अगर इससे कम तापमान होगा तो कंद बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, यानी कि उसमें निम्न हो जाती है। जल प्राप्यता में विशाल विषमताएं, यानी कई बार जल की प्राप्ति भी असंभव हो जाती है और उसमें भी कुछ विषमताएं पाई जाती है, जिसके कारण भी रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि जल की कमी से पौधे मुरझाने लगते हैं और खड़ी फसल में जल भराव से ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी कई बार पौधों को जल कम मिलता है जिसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं, यानी विल्टिंग पॉइंट आ जाती है और पौधे मर जाते हैं। या खड़ी फसल में अधिक पानी देने से भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी पूर्ण रूप से मृदा में पानी भर देने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण भी पौधा सूख जाता है और मुरझा जाता है और जड़ें भी सड़ जाती हैं। यानी न तो ज़्यादा पानी और न ही कम पानी, दोनों ही मात्रा में पौधे को हानि हो सकती है, इसलिए प्रॉपर रूप से पानी निश्चित समय पर ही देना चाहिए। दूसरा था अजैविक और तीसरा है मध्य जैविक। मध्य जैविक में जो रोग होते हैं वो विषाणु या वायरस द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। जो रोग कारक होते हैं वो विषाणु, वायरोइड्स द्वारा पौधों में रोग उत्पन्न किए जाते हैं। ये जैविक या अजैविक रोग कारक से भिन्न होते हैं, यानी जो रोग कारक जैविक में थे और अजैविक में थे उससे इनमें जो लक्षण होते हैं वो थोड़े भिन्न होते हैं। ये रोगजनक पौधों में कोशिकाओं के अंदर, यानी जो पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर वाले पार्ट्स में, यानी इंटरनल भाग में सजीव रोगजनक जैसा व्यवहार करते हैं, यानी बिल्कुल उसमें जीवित रोग कारक के समान ही व्यवहार करते हैं। लेकिन कोशिकाओं के बाहर निर्जीव होते हैं, यानी उसके अंदर रहते हैं तब तो उसमें रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन उससे बाहर आते हैं, यानी जब पौधा डेड हो जाता है तब ये निर्जीव प्रकृति में चले जाते हैं, यानी बिल्कुल क्रियाशील नहीं होते हैं। और जब वापस वो पौधा जीवित श्रेणी में आता है, यानी किसी कारणवश जीवित श्रेणी में आता है तो उसमें या किसी नए पौधे में संपर्क में आता है तो ये जीवित की तरह व्यवहार करते हैं, रासायनिक पदार्थ जैसा व्यवहार करते हैं। विषाणु पौधों में जो विषाणु होते हैं उसके द्वारा रोग उत्पन्न किए जाते हैं। जो मोस्ट है
मोज़ेक डिजीज, या वल्य चित्तियाँ रिंग स्पॉट, या टिश्यू निक्रोसिस उत्तक्षय, या अतिवर्धी हाइपरट्रॉपी, या ओवरग्रोथ। यानी विषाणु होते हैं उनके द्वारा पौधों में रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जिसमें से पहला है मोज़ेक, रिंग स्पॉट, टिश्यू निक्रोसिस, हाइपरट्रॉपी और ओवरग्रोथ। ये रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जब यह पौधे के अंदर वाले भाग में स्थित होते हैं तो ये जीवित होते हैं। जब पौधा मर जाता है तो ये निर्जीव हो जाते हैं, या किसी दूसरे पौधे के संपर्क में आने पर वापिस जीवित हो जाते हैं और एक नए रोग का निर्माण करते हैं। वायरोइड्स द्वारा भी रोग उत्पन्न किए जाते हैं। वायरोइड्स द्वारा रोग हैं वो है आलू का तरकुकंद, नारियल का कड़ंग कड़ंग रोग, नींबू में एक्सोकार्टिस रोग, खीरा और ककड़ी में पीला फल रोग। ये रोग वायरोइड्स के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। यानी वायरोइड्स होता है उसके द्वारा भी रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे आलू का तरकुकंद, नारियल का कड़ंग कड़ंग, नींबू में एक्सोकार्टिस और खीरा और ककड़ी में पीला फल रोग। यानी जब खीरे और ककड़ी बिल्कुल फीके होते हैं, यह रोग वायरोइड्स द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं।